सुधांशु जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपसे पहले भी इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई है। आप आज के इस दिन को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमेशा ये सवाल उठता है जो विपक्ष की तरफ से पूछा जाता है कि विकास काम एक तरफ, क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धार्मिक पहचान पर केंद्रित हो गई है, उसी के जरिए अपनी राजनीति साधने के लिए ये महापर्व मनाया जा रहा है? तो इस पर आज के दिन को आप कैसे देखते हैं और इस पर आपका जवाब? देखिए, जैसे अभी मैं देख रहा था तो आपके साथ जो बैठे हुए लोग थे, संगीत रागी जी, ओम उपाध्याय जी ने जो विषय को रखा वो ये था कि भारत यदि आज विकसित होकर उभरने वाला है, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल कहा है, तो ये प्रश्न उठता हम विकसित बन जाएंगे तो उसके बाद हमारा स्वरूप क्या होगा, किन मूल्यों पे हम चलेंगे? ठीक है, हम बहुत इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे, उसके बाद क्या वो होगा कि अमेरिका की तरह कोई भी आके स्कूल कॉलेजेस में गोलियां चला रहा होगा और समाज और राष्ट्र उसको रोकने में अक्षम होगा, या हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि किसी भी दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे, या हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि किसी को प्रताड़ित करना शुरू कर देंगे? नहीं, वो श्रेष्ठतम जीवन मूल्य जो कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने वाले हैं, उन मूल्यों का प्रतीक वह हिंदू धर्म संस्कृति, जिसमें भगवान शंकर के इन ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो सरदार पटेल ने कराया था, यदि वो आज उसका हम स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं तो हमें वो उसकी स्मृति कराता। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये राष्ट्र को कैसे जोड़ता है? अंजना जी, जिस क्षण आप सोमनाथ पे श्रद्धा के साथ अपना सर नवाते हैं, उसी क्षण आपकी श्रद्धा उत्तर में अमरनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक और मल्लिकार्जुन से लेकर काशी विश्वनाथ तक जुड़ जाती है। आप पूरे राष्ट्र के साथ एकाकार हो जाते हैं, महाकाल उज्जैन के साथ भी एकाकार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारी राजनीतिक परिधि के बाहर हैं, आप भगवान पशुपतिनाथ के साथ भी उतना ही जुड़ जाते हैं, मानसरोवर के साथ भी उतना ही जुड़ जाते हैं जो चीन के पास है, और कटास राज्य जो आज पाकिस्तान में है उसके साथ भी आपकी भावना जुड़ जाती है। और इतना ही नहीं, मैं बताना चाहता हूं दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी 21वीं सेंचुरी की, जिसको हिग्स बोसॉन, मतलब जिसे आम भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में खोजी गई है, उसकी लॉबी में डांसिंग नटराज की, यानी भगवान शंकर के ही नृत्य करती हुई एक चित्र लगा हुआ है। अर्थात आप वहां तक जाके जुड़ जाते हैं। तो पूरे राष्ट्र को एकाकार करने के साथ मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, क्या दुनिया में कोई ऐसा मजहब, पंथ या रिलीजन है जो ये दावा करे कि उसके भगवान विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरीज में से एक में खड़े होकर साइंस को प्रेरणा दे रहे हैं? क्योंकि उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फ्रिट्जे कैप्रा ने लिखा है कि नाउ साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। अब जहां तक समृद्धि की बात है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारत का समृद्धि का शिखर कब था? जब हिंदू साम्राज्य हुआ करता था। सारे जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन भी मानते हैं ना कि गुप्त काल ही स्वर्ण काल था, और उसी समय मानते हैं कि धर्म संस्कृति सबसे आगे थी, तब भी ये था और आज भी। आप देखिए, अभी संगीत रागी जी ने कहा था ना, 1990 में सोमनाथ से यात्रा गुजरात से अयोध्या के लिए चली थी आदरणीय अडवाणी जी के नेतृत्व में, और तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक युवा नेता के रूप में उसके गुजरात के प्रभारी थे, जो ओम जी ने कहा था। और आज अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद सोमनाथ में आकर वह स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, यानी काल चक्र ने पूरी गति पूरी कर ली है। और जब यह यात्रा सोमनाथ से शुरू हुई थी तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, महंगाई चरम पे थी, महंगाई की दर 13, 14, 15, 16% थी, और विकास की दर 1.5-2% थी। मात्र एक साल के बाद 1991 में स्थिति यह हुई थी, सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज जब यह दोबारा हम आए हैं तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 650 बिलियन के ऊपर है, और विश्व की प्रतिकूल परिस्थितियों में हम ही सबसे बेहतर बनकर खड़े हुए हैं। और वो मैं कई बार बोल चुका हूं, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, स्टॉक एक्सचेंज है, मोबाइल मैन्युफैक्चर है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर है। अर्थात समृद्धि, स्वाभिमान, शक्ति और विज्ञान, तीनों का समन्वय आज यहां होता हुआ दिख रहा है। तो जब राष्ट्र स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है तभी वो समृद्ध भी होगा। ठीक है, एक बार ब्रजेश के पास चलते हैं जो हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, फिर मैं आ रही हूँ सुधांशु जी और रागी जी आपके पास। ब्रजेश, अब तो बहुत कम दूरी रही होगी, कुछ ही देर में शौर्य सभा की शुरुआत होगी मुझे लगता है। जो लोगों का उत्साह है, क्या वो करीब से देख पा रहे हैं पीएम को? क्या कुछ वहां दिख रहा है, बताइए हमारे दर्शकों को।
देखिए अंजना जी, पीएम जो है अब सोमनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षण पहले उन्होंने हमीर जी गोहिल की प्रतिमा को नमन किया, जो सोमनाथ मंदिर के परिसर के बाहर है। जिस हमीर जी गोहिल की हम बात कर रहे थे, लगातार 17 साल का वो युवा जिसने 9 दिनों तक यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी विदेशी आक्रांताओं के सामने, तो ये जो है उनको नमन किया और उसके बाद अब वो मंदिर पहुंचे हैं। सोमनाथ मंदिर में अभी जो विशेष पूजा और दर्शन वो करेंगे, करीबन 45 मिनट का वो वक्त है। तो विशेष जो सोमनाथ के 1000 साल को ध्यान में रखते हुए, इतिहास को, जो विदेशी आक्रांताओं के हमले वाला 1000 साल था, उसको ध्यान में रखते हुए सोमनाथ की भव्यता और दिव्यता को लेकर प्रधानमंत्री आज पूजा और दर्शन करने वाले हैं। 45 मिनट तक वो विशेष पूजा रहेगी, जिसकी तस्वीरें कुछ देर के बाद सामने आएंगी। अभी प्रधानमंत्री जो हैं वो मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और जो शौर्य यात्रा है उसका समापन हो चुका है। अब 11 बजे के बाद प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे सोमनाथ मंदिर से और शौर्य सभा में पहुंचेंगे, जहां पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे और पूरी शौर्य गाथा की बात करेंगे। किस तरह से वीरों ने सोमनाथ को विदेशी आक्रांताओं से बचाया और पूजा हो रही है, मंदिर के अंदर पूजा हो रही है अभी। तो ये इतिहास बिल्कुल, देखिए मंदिर के अंदर जो प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है, वहां पे ये जो स्वाभिमान पर्व है, कल भी हमने देखा था किस तरह प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। लोग दोनों साइड खड़े थे मंदिर के अंदर भी, और वहां पे मंदिर में भी पूजा की गई थी, प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। उसी तरह अभी जो है वो प्रधानमंत्री का काफिला अंदर पहुंचा है और वहां पे ये जो है वो पूजा और अर्चन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। मंदिर के अंदर भी होगा और बाहर भी उनका स्वागत जो है वो किया जा चुका है। अब मंदिर के अंदर जो है वो सारी चीजें वहां से वो तस्वीरें फिर सामने आएंगी।